बात करते हैं ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है हमारी, जिसमें आप देखेंगे कि सी शेप की कार्टिलेज होती हैं। ये देखिए, ये जो सी शेप कार्टिलेज है, ये सी शेप कार्टिलेज प्रोटेक्ट करती है हमारी विंड पाइप को कोलैप्सिंग से। ये कोलैप्स नहीं होने देगी विंड पाइप को, मीन्स कि सफोकेशन किसी भी हालत में ना हो, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सी शेप कार्टिलेज लगी हुई है, ताकि हमारी विंड पाइप कभी ब्लॉक ना हो, सफोकेशन ना हो। ये विंड पाइप जो कि ट्रैकिया है, ये आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसमें एक को हम ब्रोंकस कहते हैं और ये सिंगुलर है ब्रोंकस, तो प्लूरल को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। सिंगुलर में बोलते हैं ब्रोंकस, तो प्लूरल में क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई। प्लूरल में इसको ब्रोंकाई बोलेंगे हम। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये दोनों लंग्स में जा रही है। दिस इज अवर राइट लंग, दिस इज अवर लेफ्ट लंग। ये राइट लंग की तरफ गई, ये लेफ्ट लंग की तरफ गई। तो ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाकर के आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ब्रांच में डिवाइड हो जाना। ये देखिए, ये ब्रोंकियोल्स में आगे जाके डिवाइड हो गई, और ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। यू कैन सी द बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। क्लियर? ये एल्वियोलाई आगे क्या होगी? ये एक्सचेंज का काम करेगी, वो हम अभी नेक्स्ट इसके बाद जो हम पूरी की पूरी इसकी देखेंगे कि किस तरीके से पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है इसके अंदर? लंग है। तो हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, साइज में लार्जर है, क्योंकि इसमें 3 लॉब्स हैं, 1, 2 एंड 3 लॉब्स रहती हैं। लेकिन जो लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिव टू राइट लंग स्मॉल है, क्योंकि इसमें 2 ही लॉब्स होती हैं, ओनली 2 लॉब्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले बात करें प्रोटेक्शन ऑफ लंग की, तो इसमें रिब्स हैं। ये रिब्स जो कि कार्टिलेज से बनी हुई हैं, ये रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं लंग्स को। और दूसरा, जो लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लूरा, दिस इज प्लूरा। ये प्लूरा क्या काम करती है? ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड फिल रहता है। ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करने का, शॉक से प्रोटेक्ट करने का, लंग्स को बचाने का काम है। तो ये प्लूरल फ्लूइड इसमें फिल रहता है। दिस इज प्रोटेक्शन layer, and our ribs are also protective covering of our lungs. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ लंग। तो हमारी बॉडी में 2 कैविटीज हैं, वन इज द चेस्ट कैविटी और यू कैन से थोरेसिक कैविटी। अब जो लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। अगर इन लंग्स को मैं यहाँ से हटा दूं तो इस कैविटी का नाम थोरेसिक या चेस्ट कैविटी होता है। अब इसमें लंग्स प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे एक डायाफ्राम बना रखा है। ये डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर फ्लैप है, जो कि 2 कैविटीज को सेपरेट करने का काम करता है। इस डायाफ्राम से नीचे की जो कैविटी है, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारी सारी की सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी के सभी इसी एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे। और इससे ऊपर की कैविटी जो चेस्ट कैविटी है, उसके अंदर हमारे कौन से आएंगे? इसमें हमारे दोनों लंग्स आ जाएंगे। ये हार्ट भी उसी कैविटी के अंदर ही आता है, और नीचे कौन आता है? हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। क्लियर? तो ये इसकी लोकेशन है। नाउ अब हम बात करेंगे पूरी प्रोसेस की, कि कैसे एयर इनहेल होती है, इनहेल होने के बाद कैसे एक्सहेल होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉस्ट्रल से एयर अंदर आती है। नॉस्ट्रल से एयर आने के बाद पहले यहाँ फिल्टर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड विद द हेल्प ऑफ हेयर्स प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज। जो ये नॉस्ट्रल के जस्ट बाद में हेयर्स प्रेजेंट है, उससे फिल्टर होकर के नेजल पैसेज के थ्रू
ये फेरिंग्स से होती हुई, फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ पर फूड और एयर दोनों जाते हैं। फेरिंग्स इज द पैसेज प्रोवाइडर टू एयर। उसके बाद ये जाती है कहाँ, लैरिंग्स की तरफ। बीच में एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का काम है ये विंड पाइप को तब बंद कर देता है जब फूड पाइप के अंदर जा रहा होता है, ताकि बाई चांस फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। तो एपिग्लोटिस का काम उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर ये लैरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद नेक्स्ट जो एयर है वो जाती है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दोनों ब्रोंकस में अलग अलग चली जाती है। ब्रोंकस में जाने के बाद ये ब्रोंकस से किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकस ये देखिए जैसे इसको वाइड फॉर्म में दिखा रखा है ब्रोंकस। ब्रोंकस से आगे ये स्मॉल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनके साथ एल्वियोलाई अटैच है। एल्वियोलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लंग। एक को एल्वियोलस बोलते हैं और मल्टीपल को एल्वियोलाई बोलते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी, दीज आर द एल्वियोलाई। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जैसे एयर फिल होती है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर में स्वेलअप हो जाती है, और इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। दीज आर द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, यू कैन सी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हैं इसके चारों तरफ, जहाँ से एयर एक्सचेंज कर लेती है O2 CO2 का। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट जो RBC है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, वो उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और जो CO2 होती है ब्लड के अंदर वो अगेन किसको दे दी जाती है, वापस ये वापस लंग्स को दे दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो ये लंग्स के पास वापस CO2 आ गई। CO2 को फिर हम एक्सेल कर देंगे, और एक्सेल करने के बाद फिर से इनहेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को करेंगे इनहेल, और वही सेम प्रोसेस चलती रहेगी। एल्वियोलाई में फिर से ऑक्सीजन आएगी और फिर से एक्सचेंज होगा। लेकिन अब इसके अंदर एक बात और ये है कि जो एक्सचेंज हो रहा है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बन चुका है, एक्सचेंज भी हो चुका है। अब एक रेजिडुअल वॉल्यूम की बात आती है कि ऐसा वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर मेंटेन किया जाता है ताकि उसको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया जा सके फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसे वॉल्यूम को जो लंग्स में रहता है फॉर टू गिव द सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये नोट्स में सब प्रोवाइड है आपको, आप देख लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है, और मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये बोलता है कि एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि द ह्यूमन लंग्स हैव बीन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ। इसका आंसर क्या है, कैसे हमारे लंग्स डिजाइन किए हुए हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई क्या करती है कि जैसे मान लो इसके अंदर हमने एयर फिलअप कर दी, एयर फिलअप करने के बाद अगर उसको ओपन किया जाए तो एल्वियोलाई खुद 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाएगी। 80 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो टेनिस कोर्ट के बराबर का एरिया होता है। तो वो इतना बड़ा एरिया बनाती है जिससे एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है फॉर द मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो लंग्स हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि मैक्सिमाइज एक्सचेंज हो सके गैसेस का। इसके बाद बात करते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, और लेकिन उससे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, वो भी ब्लड के थ्रू, क्योंकि उसको भी हीमोग्लोबिन ही लेकर के आता है, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, जो कि डिजॉल्व रहता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और वो लंग्स तक लेके आता है कौन, ब्लड ही लेके आता है। तो इन लंग्स बाइकार्बोनेट रिलीज CO2 विच डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलर एयर। ये जो CO2 है वो लंग्स के अंदर अगेन क्या कर दी जाती है, डिफ्यूज कर दी जाती है ब्लड के थ्रू, और वही CO2 वापस बाहर क्या कर दी जाती है, एक्सेल। ये था कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन। फिर नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि कोल को बर्न करते हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज रूम। तो उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कंबशन ऑफ कोल क्या होगा, नहीं हो पाएगा प्रॉपर,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, क्योंकि CO2 ना बन के ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होगी तो CO गैस बनेगी, और वो CO गैस की मोर एफिनिटी रहती है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। अब वो जो हीमोग्लोबिन की तरफ ज्यादा मूव करेगा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन गैस की एफिनिटी लेस होती है तो इसीलिए वो उतना मूव नहीं कर पाता, तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंपैरिजन में कम रहती है। तो इससे एक हार्मफुल सब्सटेंस बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो जो बॉडी के लिए पॉइजनस है, जिससे बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसनेस आ जाती है और इवन पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। नेक्स्ट इसके बाद है रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग मीन्स कि हम एवरेज ब्रीदिंग कितनी करते हैं। एडल्ट जो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट एट रेस्टिंग फेज ब्रीदिंग करता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, हमारी बॉडी जो है वो 20 to 25 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग करती है, बिकॉज उस टाइम ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज, क्योंकि मोर ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसीलिए हमारी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा ब्रीदिंग रेट, हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं, यानी कि पल्स रेट तेज हो जाती है। कारण क्या रहता है? वही, क्योंकि उसको मोर ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस।